हेलो एवरीवन। मैं बहुत दिनों से यह प्रयास कर रहा था कि आप लोगों को सीटेट, टीईटी तथा केवीएस की जानकारी दूं और उसके बारे में आप लोगों को कुछ पढ़ाऊं, लेकिन अभी तक हमारा खुद का ही सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिस कारण हम खुद अपनी परिस्थितियों में लगे हुए थे। लेकिन अब जब चूँकि हमारा सिलेक्शन बिहार शिक्षक नियोजन में हो गया है, तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी इसके लिए तैयार करूं। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीटेट एवं केवीएस की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सबसे पहले दोस्तों, विकास की जो अवधारणा है वो शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत एवं सामाजिक विकास से संबंधित है। तो इन सब में जो विकास की अवधारणा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, आप लोग डीएलएड एवं बीएड में भी पढ़े हैं कि विकास गर्भ धारण के समय से लेकर मृत्यु उपरांत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास आयु के साथ साथ गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है तो बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विकास होंगे, उसके गुणों में भी वृद्धि होगी एवं उसकी जो उसके अंदर जो चेतना है, जो विकास है, शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, उसके परिमाण में भी, उसके परिमाणात्मक रूप में भी उसमें वृद्धि होगी। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अरस्तु जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि विकास मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य कारणों के द्वारा व्यक्ति में होने वाली परिवर्तन ही विकास है। आंतरिक कारणों से अभिप्राय है कि शरीर के अंदर आंतरिक कारणों के अंतर्गत ये आ जाएंगे कि बच्चों के आनुवंशिक गुण, बच्चों में किस प्रकार का आनुवंशिक गुण है, ये बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जबकि वहीं पे बाह्य कारण में आ जाएंगे, बाह्य कारण के अंतर्गत आएंगे कि बच्चे किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, उन्हें कौन सा सामाजिक, कौन सा सांस्कृतिक परिवेश मिल रहा है इत्यादि। और साधारण शब्दों में अगर हम लोग ये देखें तो बालक के अंदर होने वाले सुसंगत, क्रमिक, श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग विकास की जो मुख्य अवधारणा है, जो विकास की मुख्य परिभाषा है, उसे आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि विकास की अवधारणा किन चीज़ों पे खड़ी होती है। विकास की अवधारणा, विकास में कौन कौन से अभिलक्षण आएंगे? शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास। अभी हम लोग इस आज के क्लास में इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। आगे है विकास के अभिलक्षण। विकास गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो विकास के अभिलक्षण होंगे उसमें सबसे पहले आता है सरल से जटिल की ओर, अर्थात एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। जो विकास की अवधारणा है, विकास के जो विलक्षण है, उसमें सबसे पहला विकास जो होगा वो सरल से जटिल की ओर होगा। मतलब सबसे पहला जो विकास होगा वो सरल होगा और उसके बाद धीरे धीरे विकास की जो अवधारणा है वो जटिल की ओर बढ़ती जाएगी। एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। एकीकृत से क्रियात्मक की ओर का मतलब है कि जब बालक शिशु होता है, जब बालक छोटा बच्चा होता है, तब उसमें सबसे पहले उसका विकास होगा कि वो अपने अंगों को एकीकृत करेगा, और जब अंगों को एकीकृत करेगा उसके बाद उसमें क्रियात्मक विकास होंगे। अब जो विकास के अभिलक्षण में दूसरी अभिलक्षण है वो है विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है, इससे तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में विकास मंद होगा और किसी क्षेत्र में विकास अत्यधिक होगा। अभी जो तीसरे अभिलक्षण है उसमें उसके अंतर्गत आते हैं विकास लचीला होता है। मतलब विकास जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि विकास अचानक से हो जाएगा। और विकास जैसे अभी कोई बच्चा अभी बोलना सीख रहा है
तो बोलना सीख रहा है तो ऐसा नहीं है कि बोलना सीखने के तुरंत बाद जो है वो बहुत बड़ा लिटरेचर देना स्टार्ट हो जाएगा या फिर बहुत ही पढ़ाई लिखाई में निपुण हो जाएगा, नहीं। विकास धीरे धीरे होगा, अर्थात ये लचीला होता है। चौथा है विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता होती है। जब विकासात्मक की प्रक्रिया चलती रहेगी तो उसमें भिन्न भिन्न परिवर्तन होंगे, तो वो परिवर्तन जो है धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ती चली जाएगी। चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या फिर सामाजिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, उसमें धीरे धीरे परिपक्वता होगी। उनके परिवर्तनों के चरण में धीरे धीरे परिपक्वता यहाँ पे आएगी। विकास के अभिलक्षणों में जो हमारा अगला अभिलक्षण है वो है विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। विकासात्मक की जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, परिमाणात्मक भी होती है। विकास प्रासंगिक हो सकता है। प्रासंगिक कहने का तात्पर्य है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, परिमाणात्मक हो सकते हैं। अगला जो है विकास प्रासंगिक हो सकता है। विकास की जो प्रक्रिया है, जो उसके परिवर्तन में है, जो उसके परिवर्तनात्मक चरण है, उसमें विकास प्रासंगिक हो सकता है, उनकी व्याख्या की जा सकती है विकास की। विकास के अभिलक्षणों में जो हमारा अगला अभिलक्षण है वो है संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में परिवर्तन। जब विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी तो बच्चों में, बालकों में संज्ञानात्मक परिवर्तन होंगे। संवेगात्मक परिवर्तन से तात्पर्य है कि उसके अंदर जो भाव हैं, जैसे गुस्सा है, घृणा है, दया है, ये सब भावों में उसमें परिवर्तन होते रहेगा समय के साथ साथ। सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में परिवर्तन। सामाजिक और संज्ञानात्मक से तात्पर्य है कि जो बच्चे में सामाजिक परिवर्तन होंगे। जो विकास में सामाजिक विकास, बच्चा परिवार से निकल के संबंधियों में जाता है, संबंधियों से निकल के फिर दोस्तों में जाता है, फिर उसके बाद सांस्कृतिक, धार्मिक भिन्न भिन्न क्रियाओं में भाग लेता है, तो उसमें परिवर्तन होते रहेंगे उनके। और जो आठवां अभिलक्षण है वो विकासात्मक परिवर्तन में व्यक्तिगत अंतर। जब भी बालकों में विकासात्मक परिवर्तन होंगे तो उनके विकासात्मक परिवर्तन में व्यक्तिगत अंतर रहेगा। जैसे अगर किसी एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, दोनों को, एक को किसी दूसरे परिवेश में रखा गया, दूसरे को दूसरे परिवेश में रखा गया, तो दोनों के विकासात्मक परिवर्तन में अंतर हो सकते हैं। अभी विकास की अवधारणा में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है विकास के आयाम। विकास बहुआयामी होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास इत्यादि। तो विकास एक आयामी न होकर ये बहुआयामी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी सीट में पूछे जाते हैं कि विकास निम्नलिखित में से विकास कौन है, बहुआयामी। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास बहुआयामी होता है। विकास के आयाम में जो पहला आयाम हमने दिया है वो शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास में जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, हम लोग सब देखते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसके शरीर के ऊंचाई में, उसके शारीरिक अनुपात में, जो शारीरिक अनुपात से तात्पर्य यहाँ पे है कि बच्चों को उम्र के साथ साथ उसके वजन एवं उसकी जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, दोनों में अनुपातिक वृद्धि होती है। तो ये शारीरिक विकास में ध्यान रखना है। शारीरिक विकास में बच्चों की ऊंचाई एवं शारीरिक अनुपात में वृद्धि होती है, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास में शिशु जब बच्चा शिशु होता है तो वो दूसरे पर निर्भर रहता है। वो अपनी हर क्रिया के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। फिर जो शारीरिक विकास है उसमें आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। आनुवंशिकता का प्रभाव शारीरिक विकास में भी कहा जाएगा कि कोई बहुत लंबा आदमी है, तो बहुत लंबा आदमी है तो ये संभावना बनती है कि उनके बच्चे भी लंबे लंबे होंगे। तो ये आनुवंशिकता का प्रभाव हो गया। दूसरा है कि बच्चों में पोषण का प्रभाव। अगर किसी बच्चों को पोषण कम दिया गया, उसे उचित पोषाहार नहीं दिया गया, तो ये संभावना बनती है कि उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा। यहाँ पे आनुवंशिक गुणों से तात्पर्य है कि किसी के माता पिता, जो उसके माता पिता के आँखों का जो रंग है वो बच्चों के आँखों के रंग, बच्चों पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। किसी के शरीर का जो रंग है वो उसके बच्चों पे भी प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक विकास में बच्चों की रुचि, बच्चों का व्यवहार, बच्चों का दृष्टिकोण, ये सब शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे की रुचि खेल कूद में ज़्यादा है तो उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा। अगर बच्चे का दृष्टिकोण
खेल-कूद में नहीं है, संगीत में है, पढ़ाई-लिखाई में है, तो उसका शारीरिक विकास उससे प्रभावित होगा। बच्चों का जो व्यवहार है, बच्चों का व्यवहार भी उसके शारीरिक विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। अब इसमें अध्यापक का क्या रोल है? अध्यापक का यहाँ पे ये रोल है कि अध्यापक बच्चों के शारीरिक विकास को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकता है, यह जान पाएगा कि बच्चे की क्या जिज्ञासा है, बच्चे के अंदर कौन-सी रुचि है। तो आई होप आप लोगों को शारीरिक विकास के बारे में पता चल गया होगा। अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो विकास के आयाम में जो दूसरा आयाम है वो है मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत बच्चों में संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास की क्रियाएं आएंगी। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों को कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना तथा समस्या समाधान इत्यादि करना है। ये सब संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास में बच्चों के लिए निर्णय लेना इत्यादि। तो मानसिक विकास के जो मेन काम है वो है स्मरण, याद करना, कल्पना करना। बच्चे कल्पना करें, कितनी ज़्यादा कल्पना वो कर सकते हैं। विचार उत्पन्न करना, उसके अंदर कितने ज़्यादा विचार उत्पन्न हो सकते हैं। निरीक्षण करना, किसी भी चीज़ का वो किस प्रकार से इंस्पेक्शन निरीक्षण कर रहा है। समस्या समाधान करना, अगर उसके सामने कोई समस्या रख दी गई है तो कितनी जल्दी वो उस समस्या को हल करता है। निर्णय लेना, अगर बच्चे किसी डायलेमा, किसी दुराहे में फंसे हुए तो वो कितना जल्दी निर्णय ले सकते हैं। ये सब मानसिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है। विकास के आयाम में जो तीसरा आयाम है वो है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास से आपको ये जानना है कि सांवेगिक विकास का मतलब है कि भाव, बच्चे में किस प्रकार के भाव का विकास होता है। तो सांवेगिक विकास के अंतर्गत आएंगे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि। बच्चे के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होंगे, जो भी भावात्मक विकास उसमें होंगे, उसे हम सांवेगिक विकास के अंतर्गत रखेंगे। तो सांवेगिक विकास से बच्चों के ऊपर जो असर होता है वो क्या है कि बच्चों में सांवेगिक विकास होने से उसका नैतिक विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका सामाजिक विकास होगा, उसका संतुलित विकास होगा एवं उसके सामाजिक वातावरण में जो परिवर्तन होंगे वो उसके सांवेगिक विकास के ऊपर ही होगा। जैसे सपोज दैट किसी बच्चे को ज़्यादा भय लगता है, तो ज़्यादा भय अगर उसके अंदर हो रहा है तो भय होने से उसकी नैतिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका सामाजिक विकास सब उससे प्रभावित हो जाएगा। किसी बच्चे को गुस्सा ज़्यादा आता है तो बच्चे को जब गुस्सा ज़्यादा आएगा तो उससे उसका नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक वातावरण, ये सब उससे प्रभावित होते हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विकास के अगले आयाम में क्रियात्मक विकास, इसे हम लोग कौशल विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएंगे कि बालक में कार्य करने की शक्ति, उसके अंदर कार्य करने की शक्ति, किसी भी कार्य को करने में वो कितना कुशल हो रहा है, ये उसके क्रियात्मक विकास में आएंगे। क्रियात्मक विकास में उसके कार्य करने की शक्ति, क्षमता, योग्यता, उसके मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की जो गतिविधियां होती है उसमें संयोजन करना, जो बच्चों की मांसपेशियां हैं एवं उसके जो तंत्रिका तंत्र है उन दोनों के बीच संयोजन करना, सामंजस्य बैठाना, यही क्रियात्मक विकास यानी कि कौशल विकास है। विकास के आयाम में जो अगला विकास का आयाम है वो है भाषाई विकास। बच्चों में भाषाई विकास भी क्रमबद्ध रूप से होते हैं। जब बच्चा शिशु होता है उसके अंदर कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे वो जब 6 महीने से 1 साल तक के होता है तो वो छोटे छोटे कुछ शब्द बोल पाता है। उसके बाद जब 3 वर्ष के आसपास होता है तो 3 वर्ष तक वो छोटे छोटे वाक्य बोल सकता है। 15 से 16 साल की अवस्था तक वो किसी भी वस्तु का भाषागत रूप से किसी भी भाषा में उसकी व्याख्या कर सकता है, उसका निरीक्षण करके उस पर अपनी दृष्टिकोण को लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में उसको व्यक्त कर सकता है। तो ये भाषाई विकास है जो कि समय के साथ साथ बढ़ती आयु के साथ साथ उसमें धीरे धीरे होते रहता है। जो विकास के छठे आयाम है वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चों का चरित्र निर्माण आएगा, अच्छा व्यवहार आएगा, सद्गुण, जीवन से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा। अगर बच्चों में सामाजिक विकास तो बच्चों में होना ही है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके अंदर सामाजिकता का विकास होगा और सामाजिकता के विकास के क्रम में उसके अंदर चरित्र निर्माण होगा। चरित्र अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, जैसा उसे परिवेश मिलेगा उस परिवेश के अनुसार उसका चरित्र निर्माण होगा। उसके बाद अच्छा
अच्छा लड़का, बुरा लड़का, अच्छा लड़की, उसके अंदर अच्छे व्यवहार की उत्पत्ति होगी। ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगे। सद्गुण, बच्चों में सद्गुणता का विकास होगा। जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा, बच्चों को जीवन से संबंधित जो व्यवहारिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा भी उसे मिलेगी और ये विकास के आयाम में सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगे। अब है बच्चों में सामाजिक विकास का क्रम। बच्चों में सामाजिक विकास का क्रम जो है, बच्चों की सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। बच्चे परिवार से ही सब कुछ सीखते हैं, परिवार से ही उनमें सामाजिकता का विकास होगा। धीरे धीरे परिवार से निकलकर बच्चे अपने सगे संबंधियों तथा भाई बहन, रिश्ते नाते, गांव, परिवार, वहाँ निकलेगा। फिर वहाँ पे उसका एक दूसरे से संबंध स्थापित होगा और उस संबंध स्थापित होने के क्रम में उसमें सामाजिकता का विकास होगा। उसके बाद जब बच्चा सांस्कृतिक गतिविधि में, धार्मिक गतिविधि में या फिर कोई भी सामुदायिक गतिविधि में जब वो भाग लेगा, जब सम्मिलित होगा, तो उसके अंदर सामाजिकता का विकास होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, एक दूसरे से मिलेगा, फिर उसमें सामाजिकता जो व्यवहारिक शिक्षा है वहाँ मिलेगी, उसके चरित्र का निर्माण होगा, उसमें अच्छे व्यवहार आएंगे। जब बच्चे थोड़े आगे जाएंगे तो उसमें सामाजिक विकास, जैसे जैसे उसका सामाजिक विकास होगा, उसके अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा उसके अंदर एक विचारधारा की उत्पत्ति होगी। बच्चा खुद का, उसे लगेगा कि हम भी कुछ हैं, फिर हम भी कुछ हैं, तो उसके अंदर अपना एक मान सम्मान के प्रति उसमें नैतिक चेतना उत्पन्न होगी। उसके बाद उसके अंदर चरित्र का निर्माण, वो अपने जिस प्रकार से वो खुद को स्थापित करेगा, अपने आत्मसम्मान को स्थापित करेगा, उसके अनुसार उसके अंदर चरित्र का निर्माण होगा, गुणों का निर्माण होगा एवं व्यवहारों का निर्माण होगा। फिर बच्चों में जो स्वाभिमान जगेगी, वो अपने स्वाभिमान के लिए अपना विकास, सामाजिक विकास थोड़ा व्यवस्थित रूप से करेगा। फिर उसके अंदर एक विचारधारा बनेगी। हर बच्चा एक न कोई विचारधारा से संबंधित होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है और वो भी किसी न किसी विचारधारा को अंगीकृत करेगा। ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगे। जब वो विचारधारा का निर्माण कर रहा होगा तो उस विचारधारा से संबंधित जो भी समाज में दूसरे व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को वो अपना आदर्श बनाएगा और उनके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, अपना चरित्र उस हिसाब से बनाएगा और अपना सामाजिक विकास उसके अनुरूप वो करेगा। अब ओवरऑल हम लोग यहाँ पे ये जान पाए हैं कि अगर किसी बच्चे में अच्छा विकास करना है तो शिक्षित समाज बनाना पड़ेगा। शिक्षित समाज से ही व्यक्ति का उत्तम विकास हो सकता है। तो आई होप आज आप लोगों को विकास की अवधारणा में, विकास की अवधारणा एवं विकास के आयाम, ये दो टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम यहाँ पे आपको सीटेट, टीटी एवं केंद्रीय KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए मनोविज्ञान, मैथ साइंस एवं GK GS, ये तीनों टॉपिक्स पे आपको यहाँ से उचित सुझाव दिया जाएगा। धन्यवाद।